Hello everyone, बच्चा पार्टी। माय नेम इज़ कार्तिकेय पांडे एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम IIT BHU। बच्चों, हम लोग फ्रिक्शन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने फ्रिक्शन के 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर रखे। ठीक है, आज हम लोग 5th लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग बातें करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। हम लोगों ने लिटिल बिट काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बातें की थी और काइनेटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे, इफ़ यदि आपको याद हो तो। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब समझते हैं क्या है। तो आज का हेडिंग है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है पहले समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। प्लीज़ पूरा फोकस चाहिए। ठीक है, ध्यान देते हैं। मान लीजिए कोई एक बॉडी यहाँ पे ऐसे रखी हुई है लाइक दिस। ठीक है, लेट अस सपोज देयर इज अ बॉडी विच इज केप्ट ऑन द सरफेस लाइक दिस एंड लेट अस सपोज हम उस पर्टिकुलर बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बड़े शब्दों में लिख रखा है कि दैट बॉडी इज इन रेस्ट। बॉडी रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। आपने फोर्स अप्लाई कर रखा है, लेकिन फिर भी बॉडी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि यदि सरफेस स्मूथ होती तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी स्लिप करके आगे चली जाती ड्यू टू दैट अप्लाइड फोर्स एफ। बट क्योंकि ये सरफेस कैसी है? रफ है। कैसी है? रफ है। इस वजह से जब सरफेस रफ है, इस वजह से वो बॉडी कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो रुकी हुई है। कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स आ रहा है, कोई ना कोई फ्रिक्शन आ रहा है जो उसके मूव करने की टेंडेंसी को भी ख़त्म कर रहा है या रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को भी ख़त्म कर रहा है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं इस अप्लाइड फोर्स एफ के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है और जिस वजह से ये बॉडी रेस्ट में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जो अपोजिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस स्टैटिक कंडीशन पे इस बॉडी को रेस्ट में मेंटेन रखने के लिए, स्पाइट ऑफ की फोर्स एफ लग रहा ऑलरेडी, वही पर्टिकुलर फैक्टर या वही पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या वही पर्टिकुलर अपोजिंग फोर्स या वही पर्टिकुलर फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। याद करिए, जब हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन की बातें की थी तो बॉडी वॉज इन मोशन। याद आया क्या? बॉडी वॉज परफॉर्मिंग सम रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और द सरफेस विच वॉज इन कॉन्टैक्ट। याद आ गया क्या? लेकिन यहाँ पे बॉडी इज एट रेस्ट एट स्टैटिक कंडीशन। मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन का लेना देना तब होता है जब एक्चुअल में रिलेटिव मोशन होती नहीं है, रिलेटिव मोशन होने वाली होती है। क्लियर है? मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो यदि मैं इस बॉडी का एबीडी बनाने जाऊं तो कैसा दिखाई देगा? एबीडी ऑफ दैट बॉडी विल लुक लाइक टू बी, इधर की ओर लग रहा है फोर्स एफ एंड सेम टाइम पे उसको अपोज करने के लिए इधर की ओर एक फ्रिक्शन आया होगा। अब नो डाउट वो फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है और उस फ्रिक्शन को हम एक प्रॉपर नाम दे सकते हैं, तो आज से हम उसे एक नया नाम दे दिए एफएस, बोले तो स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हुआ क्या? दिस गॉट नेम्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे। अप्लाइड फोर्स एफ, दिस इज योर फ्रिक्शन विच इज बैलेंसिंग दैट फोर्स एफ, दैट्स व्हाई दैट बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर हुआ क्या? तो हमें एक लॉजिक तो यहाँ पे समझ में आ गया अच्छे से कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोज tendency of relative motion and is responsible for body to be at rest. बॉडी टू बी एट रेस्ट, रेस्ट में बॉडी रहे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये मात्र तभी आता है जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, ना कि रिलेटिव मोशन हो। यदि प्रॉपरली रिलेटिव मोशन हो रही है तब फिर वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन है नहीं, फिर तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। याद आ रहा होगा आप लोगों को? तो बहुत अच्छे, तो अच्छे से डिफिनीशन लिख लीजिएगा पेड़ पौधे के साथ। ठीक है ना? ऐसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन विच अपोज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस। ठीक है, बहुत अच्छे। अब
फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए सोचो ना, प्रैक्टिकली देख के तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक्चुअली में कितना होता होगा। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या ये बॉडी मूव कर रही है, बॉडी इज एट रेस्ट, समेशन ऑफ ऑल फोर्स 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है और नेट फोर्स कुछ है नहीं कि बॉडी मूव करे। इसका मतलब कन्फर्म है हमारा कि जो हमारा एफएस है, जो इधर की ओर फोर्स लग रहा है वो कहीं ना कहीं अप्लाइड फोर्स एफ के बराबर है। तो मुझे एक बात आज के बाद ज़िंदगी भर के लिए याद रखनी है पेड़ पौधे के साथ कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के जितना ही होता है। यदि आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, अप्लाइड फोर्स घटाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी घट जाएगा। नो डाउट एक लिमिट तक ही स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ सकता है क्योंकि एक लिमिट के बाद बॉडी मोशन में आ जाएगी और बॉडी के मोशन में आने के बाद तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन ही नहीं बनता है, फिर तो काइनेटिक का क्वेश्चन बनता है। तो हु केयर्स, इसीलिए मैं ऑलवेज ये बात बोल सकता हूँ कि आप जितना फोर्स अप्लाई कियोगे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा यदि स्टैटिक फ्रिक्शन का केस होगा तो, क्योंकि बॉडी मोशन में आ गई है तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस ही नहीं है तो हम डिस्कस भी क्यों करें। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के बाद हम ये बात ध्यान रखेंगे, हम स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं पता कर सकते जैसे हम काइनेटिक का पता कर लेते थे ना, फिक्स वैल्यू होती थी म्यू इंटू एन, याद आया क्या? वैसा यहाँ पे नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन, वैसा यहाँ पे नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन माय डियर ध्यान रखिएगा इस बात पे डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स कितना है। यदि आप फोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं और फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब फ्रिक्शन आया है और वो उतना ही आया जितना कि आपने फोर्स अप्लाई किया है। इसीलिए आपकी क्या कंडीशन बनी, एफ एस इज इक्वल्स टू एफ अप्लाइड। तो आप अपने माइंड में ये बात रख सकते हैं कि आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। अच्छा, इसका मतलब क्या था समझने की कोशिश करते हैं। चलिए नई स्लाइड में अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इस बॉडी पे आपने फोर्स एफ अप्लाई किया और इधर की ओर आ रहा होगा एफ एस जो कि बॉडी को रेस्ट में मेंटेन में रख रहा है, रेस्ट में मेंटेन करके रखा है। ओके, बहुत अच्छे। ना सोचो मैं इधर दिखाने वाला हूँ एफ अप्लाइड, ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इधर दिखाने वाला हूँ एफ एस। ठीक है, अब सोचो एफ एस क्यों बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब बॉडी रेस्ट में रहने वाली है, इतना तो कन्फर्म है बॉडी एट रेस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छे। सोचो जब आपका अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन रहा होगा तो कन्फर्म है कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 न्यूटन रहा होगा। आपने जब कोई उंगली करी ही नहीं तो फ्रिक्शन क्यों आएगा, किसी को रोकने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जब आप उसको एफ फोर्स लगा के मूव कराने की कोशिश करते तब तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता ना। तो जब आपने 0 न्यूटन लगाया तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 न्यूटन आ गया। बहुत अच्छे, नाम आगे बढ़ते हैं। अब आपने 2 न्यूटन फोर्स लगा दिया मान लीजिए, तो उस कंडीशन में इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाएगा। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि देख भाई तूने 2 न्यूटन लगाया और यदि स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन नहीं होगा तो उस कंडीशन में बॉडी मूव कर जाएगी ना। तुम नहीं चाहते कि बॉडी मूव करे, बॉडी एट रेस्ट बता रखा है, इसका मतलब कन्फर्म हो गया ना कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन के बराबर ही होगा। आपने बढ़ा के इसे कर दिया मान लीजिए 4 न्यूटन, ये भी बढ़ के हो जाएगा 4 न्यूटन। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, समझ रहे हैं ना, ये जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए, कॉपी में एग्जाम्पल बना लीजिएगा। ठीक है, नाउ आपने बढ़ा के मान लीजिए इसे कर दिया 7 न्यूटन, तो ये भी हो गया आपका 7 न्यूटन। अब मान लीजिए आपने इस अप्लाइड फोर्स को घटा के फिर से कर दिया 5 न्यूटन, तो क्या ये 7 न्यूटन ही रह जाएगा? नहीं भाई, वो भी घट के 5 न्यूटन ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उतना ही आएगा जितना आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे। ये अभी हम लोगों ने इस वाली इक्वेशन में पढ़ा था, देखो यहाँ पे ऑलरेडी डिराइव किया था। तो उस लॉजिक के हिसाब से यदि आपने घटा के 5 न्यूटन कर दिया तो ये भी हो जाएगा 5 न्यूटन। क्लियर हुआ क्या? आपको एक बात समझ में आ रही होगी, फ्रिक्शन एक तरह से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेल्फ मतलब खुद से एडजस्ट हो जा रहा है बेस्ड ऑन अप्लाइड कंडीशंस। तो एक बात ध्यान रखिएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जैसा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता। काइनेटिक फ्रिक्शन वाज अ कांस्टेंट फोर्स, यदि याद हो आप लोगों को तो, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल फोर्स, और यू कैन से दैट सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स वर्ड यूज करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब बेस्ड ऑन कंडीशन आप फोर्स बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाता है, फोर्स अप्लाइड घटाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन घट जाता है। इस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन आपका चलता है। बहुत अच्छे। नाउ अब मैं बहुत ज़्यादा फोर्स बढ़ाया और मान लो इसे कर दिया 10 न्यूटन। अभी फ्रिक्शन भी हुआ 10 न्यूटन,
लेकिन ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। ये क्या है मान लो, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मतलब अब बॉडी जस्ट मूव करने वाली है, बॉडी इज जस्ट टू मूव। बॉडी में यदि आप थोड़ा सा भी फोर्स एक्स्ट्रा लगाओगे बॉडी मूव कर जाएगी। इससे ज़्यादा लिमिटिंग, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब अब आप एक तरह से देखा जाए तो अल्टीमेट लिमिट अचीव कर चुके हो। यदि आप इससे ज़्यादा 10.1 न्यूटन भी कर दोगे, 10.5 न्यूटन भी कर दोगे, 11 न्यूटन भी कर दोगे, तो अब बॉडी रेस्ट में रहेगी ही नहीं। ठीक है, सो माय डियर, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए हम इसे नाम देते हैं लिमिटिंग वैल्यू। यदि याद हो तो जब मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट फोर्स निकलवाया था तब पढ़ाया था मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, बोला था ना एफ मैक्स, एफ आर मैक्स। वही चीज़ यहाँ पे हो गई है कि नाउ वी हैव अचीव्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट स्टैटिक फ्रिक्शन। सो माय डियर, इसे हम लोग नाम देते हैं, जो ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है इसी को हम लोग नाम देते हैं दैट, जो एफ एस मैक्स है इसी को हम लोग आज से नया नाम दे देंगे, बोल देंगे एफ एल। क्या नाम दे देंगे? एफ एल। बोले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम दे देंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोले तो एफ एल। क्या हमें यहाँ तक क्लियर हुआ? आई थिंक कि सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने मान लो 10 से बढ़ा के इसे कर दिया 10.1 न्यूटन। ठीक है, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन का तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। अब तो बॉडी मूव कर चुकी है। क्या कर चुकी है? मूव कर चुकी है। और यदि बॉडी मूव कर गई है तो अब कौन आ जाएगा? एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू म्यू के इंटू एन होती है। वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि याद हो आपको। मतलब सीधा सा लॉजिक है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज बराबर था अप्लाइड फोर्स के, क्योंकि जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा हुआ बॉडी मोशन में आ गई, तब तो भैया स्टैटिक फ्रिक्शन का केस ही नहीं है। सो एक बात हमें आज के बाद से समझ में आ गई, अच्छे से फॉर ऑलवेज के लिए समझ में आ गई। यदि आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, और बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा, घटाओगे तो घट जाएगा, फिर बढ़ाओगे तो फिर बढ़ जाएगा। लेकिन एक हद तक ही आप फोर्स बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक हद से ज़्यादा फोर्स बढ़ा दोगे तो फ्रिक्शन एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और एक लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं बढ़ पाता और बॉडी मोशन में आ जाएगी, क्योंकि फिर वो उस अप्लाइड फोर्स को अपोज नहीं कर पाएगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। सो जिस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए बॉडी आपकी रेस्ट में थी, मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आई है, उसी को हम लोग नया नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई अलग से नया प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, बस उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू है। वो उसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वो उसकी लिमिट है, उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं होता। या फिर सीधा सीधा ये कहिए, उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि बॉडी किस में आ चुकी है? मोशन में आ चुकी है। एंड वंस द बॉडी इज इन मोशन, द केस इज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हुआ क्या? बहुत अच्छे। तो मेरे को एक बात यहाँ समझ में आ गई हमको, कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? एफ अप्लाइड जितनी होती है। और ये जो एफ एस है इसकी लिमिट बिलोंग करती है कहाँ से कहाँ? इट बिलोंग फ्रॉम 0 टू एफ एल। एफ एल बोले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ जा सकती है? 0 से लेके एफ एल तक जा सकती है, और एफ एस इज इक्वल टू एफ अप्लाइड होता है। ठीक है, मतलब जितना आपने फोर्स अप्लाई किया होगा उतना ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और ऐसा नहीं है कि एफ एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एफ एस की वैल्यू 0 से लेके एफ एल के बीच में ही होती है। 0 तब होगी जब आपने कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई किया होगा, और एफ एल तब होगी जब बॉडी बस मूव करने वाली होगी। जस्ट यदि आप उससे थोड़ा सा भी फोर्स बड़ा अप्लाई कर दोगे, बॉडी मोशन में आ जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कोई बातें नहीं होंगी। ठीक है, चलो, तो हमने यहाँ तक सारी बातें समझ ली, अच्छे से हमको आइडिया लग गया। हम पूरा ये एग्जाम्पल बना लेंगे कॉपी में और ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे अच्छे से। सबसे मेन ये पॉइंट है पेड़ पौधे के साथ। ठीक है, अच्छे से ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा। नाउ मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को, थोड़ा ध्यान से प्लीज़, पूरा फोकस। अब देखा गया, प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया, बेटा,
कि यदि कोई बॉडी है जिसका मास m है मान लीजिए, तो उस पर mg लग रहा होगा ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन n आ रहा होगा ऐसे। मान लो कि तुमने फोर्स F अप्लाई किया इधर की ओर और इधर की ओर आपका फ्रिक्शन आ रहा है, तो मैंने इसे नाम दिया है Fs। क्या नाम दिया है? Fs, क्योंकि हमारी बॉडी किस में है? रेस्ट में है, तो हमने इसे नाम दे दिया Fs। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व्ड एंड वेल प्रूवन कि आपका जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग वैल्यू, मैं और किसी फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जीरो से लेकर और कोई वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ये देखा जाता है कि जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है। मतलब जितना ज़्यादा आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी है तो हम लोग इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटा लेते हैं और इक्वालिटी ला लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? FL इज इक्वल टू, इस बार एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है म्यू एस इंटू एन, जैसे कल आया था म्यू के इंटू एन, याद आया क्या? तो म्यू के क्यों बोला था? क्योंकि दैट वाज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इस बार हम उसे म्यू एस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस टाइम दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हुआ क्या? दैट्स वाई वी आर यूजिंग म्यू एस साइन। ठीक है, सो मुझे पता चल गया कि FL की जो मैक्स मतलब FL की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन। नो डाउट, साफ साफ पता चल रहा है कि म्यू एस किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। सरफेस कैसी है? सरफेस स्मूथ होगी तो ऑब्वियस सी बात है म्यू एस थोड़ा कम आएगा। ठीक है ना, सरफेस यदि रफ होगी तो म्यू एस ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आएगा, क्योंकि उस केस में ज़्यादा फ्रिक्शन, मतलब ऐसा अपन बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई लोग, तो इसको मैं देखते हुए क्या आज के बाद से एक बात बोल सकता हूँ कि जो FS की वैल्यू है वो बिलोंग करेगी कहाँ से कहाँ? फ्रॉम 0 टू म्यू एस इंटू एन तक। भाई लोग कुछ नया नहीं लिखा है, अरे अभी लिखा था ना FS बिलोंग फ्रॉम 0 टू FL। अब उसी FL की वैल्यू निकाल दी है, बस हम लोगों ने उसी FL की वैल्यू लिख दी है म्यू एस इंटू एन, सॉरी म्यू एस इंटू एन। तो हमारा FS इक्वल टू आ गया फ्रॉम 0 टू म्यू एस इंटू एन। मैं चाहूँगा पेड़ पौधे बना लिए जाएँ, क्योंकि ये सब काम आने वाला है बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में। ठीक है, तो मुझे बेसिक समझ में आ गया, मुझे ये आइडिया लग गया कि हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये लिखेंगे, इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड फोर्स। वॉट एवर इज द अप्लाइड फोर्स विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन up to a limit which is known as limiting value of static friction or limiting friction. After that body will not be able to maintain, or body will not be able to maintain itself at rest. Body will come in motion or body will have some motion or relative motion will start. ऐसा कुछ भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख लीजिए। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। जो हमने सीखा है उसका यूज़ क्या है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से अच्छे से। मैंने कभी यदि आपको बोला हो तो एक बात बोलता हूँ मैं NLM में कि यदि किसी बच्चे को FBD बनाना आता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना यदि आता है, तो वो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा है, क्योंकि उससे NLM और NLM से रिलेटेड चीज़ें बनती हैं। तो ठीक उसी तरह आज मैं एक नई चीज़ आपको बोल रहा हूँ। यदि किसी बच्चे को एक बात समझ में आती है कि फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, तो हम यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले निकाल लें, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें। यदि किसी बच्चे को ये निकालना आता है, पहले स्टेप पे ये बात उसे याद रहती है, तो फ्रिक्शन का 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही ख़त्म कर लेगा। क्योंकि ब्रो होता क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि बॉडी मोशन में रहेगी या बॉडी रेस्ट में रहेगी। कहने का मतलब ये कि यदि तुमने अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा लगाया है तो बॉडी रेस्ट में कैसे रह सकती है? बॉडी मोशन में आ जाएगी। अरे भाई मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पॉसिबल है 10 न्यूटन और आपने अप्लाई कर रखा है 15 न्यूटन, बॉडी रेस्ट में रहेगी, फ्रिक्शन का भी बैलेंस ही नहीं कर पाएगा उसे, बॉडी मोशन में आ जाएगी और किसका केस बन जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का। अच्छा, लेकिन मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पॉसिबल है, मान लो कितना?
10 न्यूटन, और आपने अप्लाई किया कितना, 5 न्यूटन। अब बताओ भाई, क्या बॉडी मोशन में होगी? नहीं, बॉडी तो रेस्ट में रहने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। और इस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन होगा वो आपका अप्लाइड फोर्स के जितना होगा। तो यही बात तब समझ में आई ना आपको, जब आपको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालना आया। तो ये बात मन से एकदम क्लियर कर लीजिए, सब मन में क्लियर कर लीजिए कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यदि निकालनी आती है देन ओनली आप फ्रिक्शन का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा था। यदि मान लीजिए कोई बॉडी है और आपने उसके ऊपर फोर्स एफ अप्लाई किया है, ठीक है, एंड लेट अस सपोज यहाँ इसका मास m है, ये नॉर्मल रिएक्शन n आ रहा है, वॉट एवर। क्लियर है क्या? ध्यान रखिएगा, इफ योर एफ अप्लाइड इज लेस देन और इक्वल्स टू FL मतलब बोले तो μs इंटू n, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो बॉडी विल बी एट रेस्ट और एंड Fs की जो वैल्यू होगी वो F अप्लाइड जितनी ही हो जाएगी। ये तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपने जितना फोर्स अप्लाई किया होगा उतना ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तभी तो बॉडी रेस्ट पे रह पाएगी, नेट फोर्स कैंसिल होना चाहिए ना। अच्छा, और यदि आगे इफ योर एफ अप्लाइड, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज ग्रेटर देन FL बोले तो μs इंटू n, तो क्या आप लिखेंगे, बॉडी विल नॉट बी एट रेस्ट एंड इस बार का जो फ्रिक्शन होगा वो Fk कहलाएगा, जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी म्यू के इंटू एन। उसको अब घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मैंने कल ही बताया था, मोशन तेज हो, मोशन धीमी हो, फोर्स 100 न्यूटन क्या, 10,000 न्यूटन क्या, 50,000 करोड़ न्यूटन क्या फ़र्क पड़ता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है एंड दैट विल बी म्यू के इंटू एन। उसको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। तो ये आप यदि लिख लेते हैं इसको, यदि आप अपने ऐसा कहीं पर छाती में लिख लीजिए, क्योंकि यही सबसे मेन मूल मंत्र है पूरी मैकेनिक्स का, जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है। यदि आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो लिमिटिंग वैल्यू है, उसके बराबर या उससे कम है, तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी और आपका जो फ्रिक्शन है वो एफ अप्लाइड जितना ही होगा। और यदि आपका अप्लाइड फोर्स FL से ज़्यादा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से भी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में बॉडी मूव कर जाएगी और फिर वो किसका केस होगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन का केस होगा। ठीक है, तो चलिए अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते हैं, थोड़ा अप्लाई करेंगे चीज़ों को, देखेंगे, आइडिया लगाएंगे कि क्या जो हमने सीखा है हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, अपने आप चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, देयर इज़ अ बॉडी लाइक दिस whose mass is, let us suppose, 10 kg, okay, and you are applying 100 न्यूटन फोर्स। कितना न्यूटन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर सोचिए एक सेकंड ना, यू आर अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स। कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, 5 न्यूटन। एंड लेट अस सपोज आपको बता रखा है कि इस सरफेस का जो μs है वो है 0.1। μs की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.1। दिस इज गिवन टू यू, μs इज 0.1, मास इज 10 kg एंड यू आर अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस, कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। दूसरा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो अपन ऐसा करते हैं, कभी भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आया तो क्या हम सॉल्व करना चालू कर देंगे, मतलब ऐसे ही कुछ भी लगाना चालू कर देंगे, नेट फोर्स कुछ भी सोचना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। सबसे पहले बिना किसी चिंता के हम ये पता करेंगे कि फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। नो डाउट इस केस में फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो तो डिपेंड करेगा कंडीशन पे, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, समझ में आया कि नहीं है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देखते हैं। FL इक्वल टू होता है μs इंटू n, और इस केस में यदि देखा जाए तो mg इधर क्यों लग रहा होगा और n ऐसे लग रहा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, n इज इक्वल्स टू mg होगा। पुट करेंगे तो n इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10 इंटू 10, दैट इज 100 न्यूटन। ठीक है, सो लेट्स पुट इट देयर। तो जैसे पुट कराया तो μs की वैल्यू कितनी है, 0.1 इंटू 100। सॉल्व किया तो ये आ गया 10 न्यूटन।
वी गॉट टू नो कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है 10 न्यूटन तक जा सकती है। मतलब जो आपका फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी। मतलब यदि आप 5 न्यूटन लगाओगे तो आपका फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगेगा। यदि आप 6 लगा रहे होते तो 6 भी लग रहा होता। यदि आप 10 लगा रहे होते तो आपका फ्रिक्शन 10 भी लग रहा होता। नो डाउट यदि आप 12 लगा रहे होते तब फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का वो केस ही ना होता, क्योंकि बॉडी मोशन में आ चुकी होती। क्योंकि जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है वो कितना जा सकता है, 10 न्यूटन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि जो आपका एफ अप्लाइड है दैट इज 5 न्यूटन एंड दिस इज लेस देन 10 न्यूटन, दिस इज लेस देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच इज 10 न्यूटन। और इस कंडीशन पे बॉडी किस में रहती है, रेस्ट पे रहती है। अभी बताया था मैंने कि यदि कभी ऐसा है कि आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी विल बी एट रेस्ट। तो बॉडी विल बी एट रेस्ट। तो जब बॉडी रेस्ट में रहने वाली तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। और हम लोगों ने पहले बता रखा है क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी पे यदि इधर की ओर 5 न्यूटन लग रहा है, मतलब कन्फर्म है कि इधर की ओर जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन आया होगा उसकी वैल्यू भी 5 न्यूटन ही रही होगी। दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज एट रेस्ट। अभी आई होप कि आपको दोनों चीज़ों का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि भाई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ तक जा सकती है। क्योंकि यदि उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तब हमारी बॉडी मूव करेगी, तब वो बात रहेगी, कोई और केस बनेगा। लेकिन तुमने अप्लाइड फोर्स ही हमारे लिमिटिंग वैल्यू से भी कम रखा है तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, तो मैं केयर भी क्यों करूँगा, मैं सॉल्व भी क्यों करूंगा। मैं सीधा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 बोल दूंगा और सीधा बोल दूंगा व्हाट एवर फोर्स यू हैव अप्लाइड दैट इज अवर फ्रिक्शनल फोर्स बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट सो दैट फोर्स इज बैलेंस्ड। इज इट क्लियर और नॉट। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। नाउ हम दूसरे न्यूमेरिकल्स लेते हैं, उससे और भी आइडिया लगना चालू होगा। ठीक है, सुना। अब एक हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, चीज़ों में और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, और उसके आपने ऊपर उसके ऊपर लगा रखा है, लेट अस सपोज ऐसे लगा रखा है इधर की ओर 20 न्यूटन फोर्स। ठीक है, और आपको उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो म्यू एस है उसकी वैल्यू है 0. लेट अस सपोज 15 एंड जो म्यू के है उसकी वैल्यू है 0.1। ठीक है, म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, वो अलग अलग कंडीशन है। ठीक है ना। हाँ, यदि आपको अलग से ना बताया हो कि म्यू एस और म्यू के अलग अलग है तब आपकी नज़रों में म्यू एस म्यू के बराबर होता है। यदि उसने अलग से स्पेसिफाई नहीं किया है कि म्यू एस की वैल्यू ये है और म्यू के की वैल्यू ये है, म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के मतलब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यदि उसने अलग अलग नहीं बताया है तब आपके लिए म्यू एस और म्यू के क्या है, सेम है। यदि बताया है तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है। ठीक है, तो म्यू एस की वैल्यू अलग से दे रखी है 0.15, म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.01। ठीक है, नाउ थोड़ा ध्यान से एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ाई खूब करना, खूब मेहनत करना, क्योंकि सिलेक्शन इतना आसानी से नहीं होता, आपको हार्ड वर्क और स्ट्रगल तो करना पड़ता है। देख सकते हो कि रात के 1 बज रहे हैं, 0.52 लिखा होगा। ठीक है ना, ये मेरी मम्मा की फ़ोटो है, 0.052 17 अगस्त। तो सॉरी मतलब 0052 मतलब 52 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं, रात के 1 बजने वाले हैं। 1 सेकंड। हाँ, करंट टाइम इन इंडिया 52 के आसपास दिखा रहा होगा आपको, 53। ठीक है, ये जूम नहीं होगा, नहीं तो हाँ जूम हो गया ना, देख सकते हैं क्या टाइमिंग शो कर रहा है। यू कैन सी इट क्लियरली, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 53 और 17 है, 17 अगस्त 00, मतलब रात के 1 बज रहे लगभग। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं ही बस शूट कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर शूट करते हैं, लेकिन बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी 5 लेक्चर आज शूट कर चुका हूँ।
सेम शर्ट में, ठीक है, और फिर भी ये सूट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ बोलना चाहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू कि हार्ड वर्क खूब करना। ये कभी मत सोचना कि हार्ड वर्क का कोई सॉल्यूशन है या कोई ट्रिक या कोई शॉर्टकट होता है सिलेक्शन का, कभी भी नहीं। हार्ड वर्क ही ऑलवेज रीज़न होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो आपने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, आपका म्यू एस और म्यू के इतना है। अब आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी और आपसे पूछा जा रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज़ पता करनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी, और वो ये है कि हम ये पता करेंगे कि यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी पॉसिबल है। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। नो डाउट इस केस में देख के पता, सॉरी मास नहीं दिया ना, मास दिया 10 kg मान लो, ठीक है ना, ध्यान से। तो इस केस का जो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी इस केस में। तो जैसे हमने उसको पुट कराया तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया, एन की वैल्यू आ गई 10 इंटू जी, दैट इज़ 100 न्यूटन, ठीक है। चलो भाई लोग उसको यहाँ ले जाके पुट करते हैं। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.15 इंटू 100, बोले तो 15 न्यूटन बाप। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 15 न्यूटन। और ध्यान से देखो तो आपने अप्लाई कितना कर रखा है 20 न्यूटन। क्या इस बार आपका फ्रिक्शन इतना कैपेबल है कि बॉडी को रेस्ट में रख पाए? नो, नॉट एट ऑल। बॉडी इस बार रेस्ट में नहीं रहेगी। सो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि दिस टाइम योर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। सो क्या बोलेंगे, सो बॉडी विल मूव, बॉडी मूव करेगी। और यदि बॉडी मूव कर रही है तो ब्रो इसका नया डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये 20 न्यूटन लग रहा होगा और इधर की ओर बिना किसी टेंशन के मैं बोल सकता हूँ कि एफ के लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? एफ के, बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यदि बॉडी मोशन में आ चुकी है तो मैटर नहीं करता। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, कैसा था, क्यों था। बॉडी एक बार मोशन में आ गई तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन का बोलबाला है, उससे हमें लेना देना है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा 0.1 इंटू एन। एन कितना है 100। तो जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया 10 न्यूटन। तो मुझे पता चल गया कि इस बॉडी पे इधर की ओर लग रहा है 20 न्यूटन, इधर की ओर लग रहा है 10 न्यूटन। तो हमारा एक्सीलरेशन इक्वल टू आ चुका है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अपॉन टोटल मास। तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ध्यान से देखो, इधर की ओर 20 है और इधर की ओर 10 है, तो 20 माइनस 10 दैट इज द नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास कितना है 10, तो 10 बाई 10, बस हमारा आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज अवर एक्सीलरेशन। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन दिस केस इज 10 न्यूटन। क्लियर हुआ क्या? पिछला जो क्वेश्चन हमने लिया था उस केस में आपका अप्लाइड फोर्स जो था ना वो लिमिटिंग वैल्यू से छोटा था। लिमिटिंग वैल्यू 10 न्यूटन तक जा सकती थी और आपने 5 न्यूटन अप्लाई किया था, इसलिए बॉडी मूव ही नहीं की थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार लिमिटिंग वैल्यू आप देख पा रहे हो कि 15 न्यूटन तक जा सकती है, लेकिन आपने फोर्स कितना अप्लाई कर दिया है 20 न्यूटन। तो आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी, बॉडी मूव कर जाएगी। और यदि बॉडी मूव कर गई ब्रो तो सिंपल सा लॉजिक है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। नहीं समझ में आया हमें? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो थोड़ा और अच्छे से चीज़ों में आइडिया लगना चालू हो जाएगा। मान लो देयर इज अ बॉडी लाइक दिस एंड देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मैं जानबूझ के क्वेश्चन ले रहा हूँ अच्छा सा। द फोर्स एफ इज एक्टिंग दैट इज 10t। 10t का मतलब क्या हुआ, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है फोर्स। मतलब जब टाइम इज इक्वल टू 0 रहा होगा तो फोर्स आपका रहा होगा 10 इंटू 0। जब आपका टाइम हो जाएगा 1 सेकंड तो आपका फोर्स हो जाएगा 10 इंटू 1। जब आपका टाइम इक्वल टू 2 सेकंड हो जाएगा तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 2, ऐसे। ठीक है, और बॉडी का मास कितना दे रखा है, मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg। ओके, एंड सरफेस के बारे में बता रखा है कि म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5। अच्छा, अब जब उसने म्यू के म्यू एस अलग नहीं दिया तो हमारी नज़रों में म्यू के म्यू एस दोनों क्या है, सेम है। दोनों की वैल्यू 0.5 हम ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, ध्यान सुनना।
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड। आपको फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी जब टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड रहा होगा। ठीक है, तो यार कोई भी क्वेश्चन हम तब सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी हम आइडिया तब दे सकते हैं, कोई भी जनरल डिस्कशन हम तब चालू कर सकते हैं जब मुझे पहले ये पता हो कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कितने तक जा सकता है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी मोशन में आ गई हो, और यदि बॉडी मोशन में आ गई हो तो म्यू के इंटू एन हमारा वही फ्रिक्शन हो जाएगा, और यदि बॉडी मोशन में नहीं आई होगी तो फिर उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। तो ध्यान से देखो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू एम जी दैट इज 10 जी दैट इज 100 न्यूटन। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 100, मतलब ये कितना हो गया 50 न्यूटन। आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन तक जा सकता है। मतलब आपका अप्लाइड फोर्स जब तक 50 न्यूटन नहीं हो जाता तब तक बॉडी मोशन में आने की सोच भी नहीं सकती। जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स 50 से बड़ा होगा बॉडी मोशन में आएगी। मतलब मैक्सिमम जहां तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ सकता है और बॉडी रेस्ट में रहेगी वो है 50 न्यूटन। तो चलिए अब हम सोचते हैं, देखो ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। इतना फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा जरूरी नहीं है। अरे भाई तुम 20 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन 20 ही न्यूटन आएगा। हाँ, तुम 70 न्यूटन लगा दोगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, फिर तो लिमिटिंग वैल्यू भी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन लिमिटिंग वैल्यू के अंदर आप जितना फोर्स आप अप्लाई करते हो उतना ही फ्रिक्शन आता है। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। मेरे पास इतने पैसे अवेलेबल हैं, मैं बाजार में जरूरी थोड़ी है कि पूरे पैसे फूंक के आऊँगा। अरे भाई यदि मेरे पास मान लो मैक्सिमम अवेलेबल पैसे 1500 रुपये, तो मेरे को ये कन्फर्म है कि मैं 1500 रुपये तक का सामान खरीद सकता हूँ। लेकिन यदि मुझे कोई सामान 1000 रुपये का मिल रहा है तो मैं 1000 रुपये ही दे के आऊँगा ना। क्या जरूरी है क्या कि नहीं मेरे पास 1500 है तो मैं तुम्हें 1500 पूरे दे दूंगा? हट भाई, मेरे पास मैक्सिमम 1500 है, मैक्सिमम 1500 रुपये तक मैं सामान खरीद सकता हूँ। लेकिन नो डाउट इस केस में मुझे 1000 की ही ज़रूरत है तो मैं अपना 1000 में काम बना लूँगा। यदि 500 में काम बन रहा होता तो 500 में काम बना लेता। हाँ, यदि 2000 रुपये में काम बन रहा होता तब फिर मेरा काम ना बन पाता, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल पैसे ही 1500 रुपये थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे है, आपका मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन 50 न्यूटन है। अप्लाइड फ्रिक्शन फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि अप्लाइड फोर्स कितना है। जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो चलिए देखते हैं टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो एफ अप्लाइड दैट इज इक्वल टू 10t। तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए 4, तो ये आ गया 10 इंटू 4 दैट इज 40 न्यूटन। मतलब इस बॉडी पे आप इधर की ओर लगा रहे हो 40 न्यूटन। तो कन्फर्म है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा वो 40 न्यूटन के बराबर होगा, तभी तो बॉडी रेस्ट में रह पाएगी। तो ब्रो हमें यहाँ से चीज़ों का आइडिया लग गया कि भैया कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। पहले मैंने ये पता किया कि लिमिटिंग वैल्यू कितनी है। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी बच्चे? 50 न्यूटन। तो क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू 50 न्यूटन थी तो बॉडी मोशन में आई ही नहीं, बॉडी मोशन में आई ही नहीं, तो इसका कंफर्म हो गया कि जितना आपका अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो अप्लाइड फोर्स वाज 40 न्यूटन, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज 40 न्यूटन। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 25 न्यूटन एंड नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ क्या? नाउ एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, छोटा सा इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि एक बॉडी है जिस पे हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं और बता रखा है कि बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। ये आपको बता रखा है कि बॉडी जो है आपके वो रेस्ट में है, ये बता रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, मास m दे रखा है, मतलब n की वैल्यू कितनी है? mg है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इस केस का फ्रिक्शन कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? म्यू mg। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? F माइनस म्यू mg। चौथा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको F, और चौथा ऑप्शन दिया है 0। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। सोचिए थोड़ा ध्यान से। एक बात बताइए,
मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोच सकता हूँ कि लिमिटिंग वैल्यू निकालूं, फिर ब्ला ब्ला दुनिया भर का। मैं क्यों निकालूं लिमिटिंग वैल्यू? तुमने बता रखा है ना कि बॉडी रेस्ट पे है, तो यदि बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब कन्फर्म हुआ ना कि यदि इधर की ओर फोर्स F अप्लाई हो रहा है तो इधर की ओर जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो उसका भी मैग्नीट्यूड F के बराबर होना चाहिए, तभी तो बॉडी पे नेट फोर्स कैंसिल आउट होगा। ये क्या हो गया? हाँ, तभी तो बॉडी पे नेट फोर्स कैंसिल आउट होगा और बॉडी पे नेट फोर्स जीरो आएगा। तो मुझे बिना बताए भी इस बात का आइडिया लग गया, क्योंकि तुमने पहले ही बता रखा था कि बॉडी इज एट रेस्ट। तो यदि बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब तुमने जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही तो फ्रिक्शन आया होगा। सो मैं क्यों सोचूं म्यू एम जी के बारे में, मैं क्यों सोचूं जीरो के बारे में, मैं क्यों सोचूं F माइनस म्यू एम जी के बारे में? मेरे को साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा फ्रिक्शन है वो F अप्लाइड जितना ही हो जाएगा, क्योंकि बॉडी एट रेस्ट आपने ऑलरेडी बता रखा है। आपने यदि ये ना बताया होता कि बॉडी रेस्ट पे है या नहीं है तो फिर मैं चेक करता, लिमिटिंग वैल्यू निकालता, फिर देखता कि मेरा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। बड़ा होगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू से अप्लाइड फोर्स छोटा है तो बॉडी मोशन में नहीं आएगी, बॉडी स्टैटिक कंडीशन में रहेगी, और उस कंडीशन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो F अप्लाइड जितना ही होता है, वो मैं तब चेक करता। बट ऐसा तो आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने पहले ही बता दिया कि बॉडी इज एट रेस्ट, मेंशन कर रखा है। तो यदि बॉडी रेस्ट पे है तो हु केयर्स, सीधा सा लॉजिक है हमारी नज़रों में। सीधा सीधा हम बोलेंगे कि वॉट एवर फोर्स यू हैव अप्लाइड दैट विल बी योर फ्रिक्शन। तो देखो, आज हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में जाना कि सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है, उसकी वैल्यू 0 से लेके FL के बीच में कुछ भी हो सकती है बेस्ड ऑन अप्लाइड फोर्स। FL के बाद भी यदि आप फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी रेस्ट में नहीं रह पाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन का केस बन जाएगा, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड हमने 1-2 न्यूमेरिकल्स भी किए और हमने ये समझा कि कोई भी कभी भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो हमें ये बताती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जो हमें बताती है कि बॉडी रेस्ट में रहने वाली है या बॉडी मोशन में आने वाली है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने बेसिक समझ लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हम उसमें डिटेल्ड में न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल सीखेंगे और वहाँ से हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में पकड़ आएगा। और उसके बाद हम 2-3 क्लास लगातार न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मतलब ये 14-15 लेक्चर, 16 लेक्चर जाने वाला, फ्रिक्शन आराम से जाएगा। जेई वालों का तो करीब 17-18 भी जा सकता है। नीट वालों का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 14-15 लेक्चर्स में मैं बाइंड अप करने की कोशिश करूँगा, या फिर उसके पहले भी कर लूँ, ठीक है ना। बट दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है तो मेरा भी शरीर अभी टूटने लग रहा है एकदम, लेकिन फिर भी अभी वीडियो एडिट करना पड़ेगा तो आधे 1 घंटे तो लग ही जाएंगे, बट फिर भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि आप ये लेक्चर्स दूसरे दोस्तों को भी, बच्चों को भी शेयर करते होंगे, अच्छे से आप नोट्स बनाते होंगे। इन बातों का ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।